अच्छा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो अपने आप को म्यूट रखिएगा, ताकि जो है वो आवाज़ के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। ठीक है। और मेरी अगर आवाज़ आप लोगों को में से किसी को नहीं आ रही हो तो मुझे प्लीज़ अपने आप को तभी अनम्यूट करके मुझे वो बता दीजिएगा कि आवाज़ आप लोगों को मेरी नहीं आ रही है या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। जी, मैं आपको इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मैं मैसेज करके बताता हूँ कि बैकएंड का क्या सीन है, कब से शुरू हो रहा है। ओके। ओके। तो हमने जहाँ तक इसको पढ़ा था उसके मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स वगैरह थे वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स वगैरह हम फॉलो कर रहे थे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक अपना फोल्डर बनाया है। ठीक है। ये फोल्डर मैंने एक यहाँ पर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक अपना एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना देता हूँ। सेशन 1। ठीक है। इस फोल्डर को मैं अपने पास यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ये फोल्डर मैंने यहाँ पर अपने पास ओपन कर लिया, जो कि बिल्कुल खाली फोल्डर है। और इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये आपका वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग सिंपल गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा आपके पास इस तरह का। और यहाँ से आप लोग इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ यूज़ करके डाउनलोड करें। मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके ये आपसे छोटा सा इंस्टॉलेशन अपनी करवाएगा। और जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको जो है ये ईजिली आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं वीएस कोड को। ठीक है। तो जब आपका ये वीएस कोड, अगर आप में से किसी को इसकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तो मुझे आप लोग वॉइस मैसेज करके या व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग पूछ लीजिएगा, तो मैं उसका आप लोगों को आंसर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब आप ये वीएस कोड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप अपने पास सिंपल जो आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर को आप यहाँ पर ओपन करेंगे। और फोल्डर ओपन करने के लिए आप सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मतलब आप फोल्डर बनाएं और फोल्डर बना के आप यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, मतलब यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपका फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो भी आपने बनाया है। ठीक है। अच्छा, ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, या अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर बना लें। लेकिन जिस तरीके से हम इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं उसके अंदर ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक सीएसएस का फोल्डर बनाते हैं। अ, आप सबसे पहले यहाँ पर सीएसएस का फोल्डर बनाते हैं। सीएसएस के बाद आप यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर जेएस का फोल्डर बनाते हैं। ये हमारे एक बेसिक हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर ये डायरेक्टरीज हमारे पास होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका index.html। ठीक है। यह हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट को अगर आपको देखना है तो इसको देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अपने पास गूगल क्रोम के ऊपर या किसी और ब्राउज़र के ऊपर आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपनी एक index.html की फाइल हमने यहाँ पर ओपन करी है। और ये ओपन करने के बाद जब आप इसका कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा जूम किया है, इसको आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप डॉक टाइप आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपनी HTML। डॉक टाइप आप अपनी HTML डिफाइन करते हैं जो कि आपका HTML5 का ये टैग होता है। ठीक है। HTML4 से पहले हम ये डिफाइन नहीं करते थे HTML, लेकिन HTML5 के अंदर हम ये डॉक टाइप और HTML अपने डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर HTML का आपको ये ऑन करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने आपको जैसे अपने पुराने सेशंस के अंदर बताया था कि ये आपके टैग्स होते हैं। टैग्स आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, एक आपके पास नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। तो ये आपके पास जो टैग्स होते हैं ये आपके नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिसके अंदर आपको ये आप टैग को इस तरह से ओपन करते हैं और जब आपको टैग क्लोज करना होता है तो वो आप यहाँ पर स्लैश लगा के आप अपना टैग को क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप चीज़ आप इसके अंदर लिखेंगे, जो भी आप अपना कोड इसके अंदर लिखेंगे वो आप यहाँ पर इसके नेस्टेड लूप के अंदर आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका HTML है, तो यहाँ पर आप इसको HTML के अंदर आप यहाँ पर दो आपके पास एक बेसिक बेसिक टैग्स होते हैं।
इसको आप सिमेंटिक टैग्स भी कहते हैं और इसको आप नॉर्मली टैग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पर आप इसको देखें तो। अच्छा, ये हमारे पास दो हमने यहाँ पर टैग्स ओपन किए हैं। एक है हमारे पास हेड और एक टैग है हमारे पास बॉडी, ठीक है। तो ये दो टैग्स हमने यहाँ पर ओपन किए हैं। हेड के अंदर हम यहाँ पर जो भी हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई सीएसएस की फाइल हम यहाँ पर बनाते हैं, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बताई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली कवर कर रहा हूँ। तो जो इसकी सीएसएस फाइल हम यहाँ पर बनाते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। इसी तरह से जो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस नाम रखा है, यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम रखा है। आप चाहें तो कोई और नाम भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए सीएसएस के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है, सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से। अच्छा, ये फाइल्स मैंने यहाँ पर क्यों बनाई है, ये फाइल्स बनाने का मकसद ये है कि आपको ये समझाना है कि हेड के अंदर हमें अगर कोई एक्सटर्नल फाइल हमें कॉल करनी होती है, तो वो हम क्या करते हैं, वो हम हेड के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसका मकसद है आपको ये फाइल्स बनाने का। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जब हमें अपनी सीएसएस यहाँ पर कॉल करनी होती है, तो सीएसएस लिखने के यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास इनलाइन स्टाइल, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस पेज, और एक तरीका आपके पास होता है जिसको जो कि आप अपने हेड के अंदर आप अपनी सीएसएस को लिखते हैं, ठीक है। जिसको आप क्लास नेम्स के थ्रू लिखते हैं, या फिर आप आईडीज के थ्रू लिखते हैं, या फिर आप कोई और सीएसएस का सिलेक्टर आप इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो सीएसएस के सिलेक्टर्स मैंने आपको पहले कुछ सिलेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि उसके कौन कौन से आपके सिलेक्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टैग ओपन करता हूँ स्टाइल के नाम से, ठीक है। स्टाइल का टैग मैंने यहाँ पर ओपन किया और मैंने यहाँ पर बॉडी को मैंने यहाँ पर बता दिया बॉर्डर, ठीक है। ये सिंपल मैंने यहाँ पर एक टैग ओपन किया और इसको मैंने बॉडी को बता दिया बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल और रेड कलर का, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर बता देता हूँ येलो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर बताया है और यहाँ पर मैंने इसको बॉडी बताया है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पर येलो नजर आ रहा है और आपको बॉडी में आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है। जैसे कि बॉडी के अंदर मेरे यहाँ पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से मेरे पास बॉडी की कोई हाइट नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू फर्स्ट HTML CSS सेशन, इसको मैं हेडिंग की टाइप्स मैंने आपको अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हेडिंग की टाइप्स मैंने आपको बताई थी, जो कि इसको जस्ट मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। हेडिंग की टाइप्स मैंने आपको बताई थी। हेडिंग की टाइप्स के अंदर मैंने आपको 6 तरह की हेडिंग्स बताई थी, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, ठीक है। तो ये 6 तरह की मैंने आपको हेडिंग टाइप्स मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक चीज मैंने आपको और बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो H1 जो आपका होता है वो आपका एक पेज पर एक ही H1 होता है, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। एक पेज पर आपकी मेन हेडिंग आपकी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक पेज आपका एक ही हेडिंग से बिलोंग करता है। फिर उसके अंदर आप अपनी मल्टीपल सब हेडिंग्स आप रख सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर आप जितने चाहें आप H2 यूज कर लें, जितने चाहें आप H3 यूज कर लें, जितने चाहें आप H4 यूज कर लें। बाकी दूसरी हेडिंग्स जो है वो आप जितनी मर्जी चाहें आप यूज कर लें, लेकिन जो आपका H1 होता है वो आपका एक ही होता है एक पेज के ऊपर। एक पेज के ऊपर आप यहाँ पर अगर H1 आप लिखते हैं तो ये यहाँ पर आपको रोकेगा तो नहीं, जैसे आप यहाँ पर चाहें तो हजारों आप H1 आप यहाँ पर डाल दें तो ये यहाँ पर ऐड कर देगा। लेकिन जब भी आप कोई कोडिंग वगैरह आप अपनी करते हैं, तो कोडिंग करने की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब अगर आप प्रोफेशनलिज्म की अगर आप बात करेंगे, प्रोफेशनली आप कैसे काम करते हैं, तो उसके अंदर आपकी ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इशू आपको अभी नहीं आएगा, ये इशू आपको तब आएगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जो कि आपकी सर्च इंजन कंपैटिबल वेबसाइट है, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास वहां पर आपको ये सजेशंस वो आपको गूगल आपको देता है कि आपके पास जो एक पेज के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल आपके पास हेडिंग के टैग्स आ रहे हैं, H1 के टैग्स आ रहे हैं, तो वो आपको रिमूव करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप साथ साथ फॉलो करते रहें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। असल में आप इसको बिल ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर आपने कोई एक पेज आपने वहाँ पर अपना एसईओ के अंदर आपने जो है वो क्रॉल करवाया है गूगल के अंदर, और एक एसईओ पेज के अंदर आपका जो एक पेज है वो आपका एक ही कंटेंट से बिलोंग करता है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं कि टॉप 10 रीजंस फॉर हार्ट हार्ट अटैक,
ठीक है, मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मैं आप यहाँ पर सर्च करते हैं टॉप 10 रीजंस फॉर हार्ट अटैक। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह का कुछ लिखते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिखते हैं टॉप 10 पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन पाकिस्तान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये इस तरह की कुछ चीजें लिखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपका जो पेज है, जो पेज आप अपना देख रहे हैं, वो पेज आपका किसी ना किसी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिलोंग करेगा। एक कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि वो पेज आपका या तो इस चीज से बिलोंग करेगा, या तो आप इस आपके ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक पेज जो है वो आपने क्रॉल किया है गूगल ने, और उसके अंदर आपके मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स की जो चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ पर डिटेल उसकी डली हुई है। ठीक है, मोस्टली आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल जो आपको रैंकिंग दिखाता है, वो रैंकिंग आपको इसी की बेसिस के ऊपर दिखाता है कि जो आपने सर्च किया है वो चीज़ आपको एज ए यूज़र आपको मिल जाए। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलती तो फिर उसकी क्रॉलिंग आपकी डाउन हो जाती है, उसकी आपकी जो रैंकिंग है आपकी पेज की, वो रैंकिंग आपकी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही चीज़ अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ, अब ये मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया है, तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान, जैसे कि मैंने वहां पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो अब आप इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है 10 बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, अब जब ये आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये जो पेज आ रहा है, इस पेज के अंदर जो आपके पास मेन जो डिटेल है वो आपके पास इसी की आ रही है। ठीक है, 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपने जो यहाँ पर टाइटल लिखा है, ये टाइटल आपका एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। लेकिन इस टाइटल के अंदर जो आपके अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जैसे टॉप है आपका, 10 है, पॉपुलर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या पाकिस्तान है, तो ये कीवर्ड्स आपके जितने ज़्यादा मैच हो रहे हैं, ये उतना रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और भी इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये आपका एक मेन फैक्टर है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। और जो H1 का जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपका जो एक पेज है वो आपका एक ही कॉन्टेक्स्ट के से बिलोंग करेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक पेज के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप उसके अंदर डिटेल के अंदर आप डाल रहे हो। ठीक है, तो एक पेज के ऊपर आपका एक H1 टैग, आपका ये उसूलन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अभी स्टाइल के बारे में बताया, स्टाइल के अंदर मैंने आपको बॉडी का बताया, बॉडी के बाद फिर आप यहाँ पर अपने पास कुछ आपके पास पेरेंट और चाइल्ड के भी रिलेशंस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशंस आप किस तरीके से आप यहाँ पर बनाते हैं HTML और CSS के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक, अच्छा ये मैंने आपको इसको मैंने रिवाइज नहीं करवाया आपको कि ये जो बॉडी है ये आपको एज ए सिलेक्टर मैंने यहाँ पर इसको बॉडी को लगाया है। ठीक है, तो बॉडी से पहले मैंने कोई ना डॉट लगाया है ना मैंने हैश लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ तो दैट मीन्स कि ये बॉडी जो है ये कोई टैग नहीं है, ये आपकी एक क्लास है, ये आपकी एक क्लास है। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहाँ पर एक क्लास, अगर अभी यहाँ पे बॉडी के ऊपर आपको कोई क्लास नजर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरी वो CSS बिल्कुल यहाँ से चली गई है। वो क्यों चली गई है? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके साथ डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पर इसको क्लास जब आप यहाँ पर डालते हैं तो इस क्लास के अंदर आपको ये क्लास आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये आपकी स्पेलिंग जो है ये आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका डॉट है ये आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका हैश होता है ये आपकी आईडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसको आईडी। ठीक है, तो ये मैंने आपको आईडी यहाँ पर दे दी, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड ब्लू। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका ब्लू हो गया है। और जबकि अगर अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर ये दोनों स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये क्लास का स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है, और इसके ऊपर ये आईडी का स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है, जो कि मैंने आईडी यहाँ पर डिफाइन करी है। ठीक है, क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी को आप हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये दोनों स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं, ऐसा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बॉडी का स्टाइल आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और जबकि इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड आ रहा है वो बैकग्राउंड आपके पास ब्लू आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्लास का स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है, जिसके ऊपर आपका जो बॉडी का बैकग्राउंड, जो आपका बॉडी का बैकग्राउंड है वो येलो आ रहा है। लेकिन येलो जो है वो आपका येलो जो है वो आपका अवॉइड हुआ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये हमेशा आपकी आईडी को प्रायोरिटी देता है, क्लास को प्रायोरिटी है बाद में देता है। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपका ये होता है, आईडी आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि अगर आपने बॉडी, अगर आपने एक जगह एक दफा यूज कर दी, तो उस सेम पेज के ऊपर आप बॉडी को आप मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी आईडी जो है वो आपकी यूनिक होती है, और क्लास को आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को आप जितना चाहें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी आईडी होती है वो आपकी यूनिक होती है। और अगर आप आईडी और क्लास को एक साथ अगर आप डिफाइन करते हैं, तो उसके उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी आईडी को पहले प्रायोरिटी देता है, क्लास को वो बाद में प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। इवन कि आप इसको ऊपर रखें या आप इसको नीचे रखें, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी आईडी को ही मिलती है, प्रायोरिटी आपकी जो है वो क्लास को नहीं मिलती, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आईडी मैंने पहले मूव कर दी है, बॉडी मैंने बाद में मूव कर दी है। लेकिन इससे पहले जो है वो बॉडी आपकी बाद में थी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम ये रीड करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्राउजर के अंदर आते हैं, तो ब्राउजर आपको क्या करता है, आपकी पूरी एचटीएमएल को ये टॉप टू बॉटम रीड करता है, तब जाके ये आपके पेज का एक व्यू दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर व्यू पेज सोर्स के ऊपर आप चले जाएं। तो व्यू पेज सोर्स के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका पूरा पूरा कोड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, जिस कोड के जरिए इस ब्राउजर ने आपका जो प्रीव्यू है वो आपका रेंडर किया है, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी को कुछ पूछना है? कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें प्लीज। ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, जब आप लोगों को लगे कि वो ज़्यादा हो गया है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर वहाँ पे एंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, मैं और बता सकता हूँ, तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे आप लोगों को और इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि H1 आपका एक होता है, तो मैं सारे H1 में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ टैग्स मैंने आपको बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक इसके अंदर HTML5 के कुछ टैग्स होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पर डिफाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडर, फुटर, और इसके बीच में आपके पास होते हैं सेक्शंस, ठीक है। और भी टैग्स आपके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक टैग आपके पास होता है असाइड, ठीक है। आर्टिकल का टैग आपके पास होता है इसके अंदर, ठीक है। और भी काफी सारे टैग्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर होते हैं। अच्छा, हेडर जो है, आपको जैसे नाम से वाज़ेह है कि हेडर जो है वो आपका हेडर होता है। हेडर का मतलब ये है कि जो टॉप के ऊपर आपके पास बार होती है वो आपकी हेडर कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ilmiz.com के ऊपर जाते हैं, तो ilmiz.com के ऊपर आपको यहाँ पर जो टॉप के ऊपर जो बार आपको नजर आ रही है, ये आपकी हेडर कहलाता है, इसको आप हेडर कहते हैं, जो कि आपको तकरीबन हर वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आती है। हेडर के अंदर आपके पास यहाँ पर एक टैग और होता है जो कि जिसको आप कहते हैं नैव। नैव रिप्रेजेंट करता है आपकी नेविगेशंस को, ठीक है। नेविगेशंस का मतलब ये है कि ये जो आपके नेविगेशंस का मतलब ये है कि ये जो आपके यहाँ पर मेन्यू आइटम्स होते हैं, ये आपके नेविगेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि HTML के अंदर जो भी आप चीज़ रेंडर करते हैं वो आप पेज पे दिखाने के लिए रेंडर करते हैं, लेकिन उस पेज का स्टाइल क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइजेस कैसे होने चाहिए, और उसके पेज के अंदर आपका जो प्रीव्यू है वो कैसा दिखना चाहिए आपका, वो सारी चीज़ आप मैनेज करते हैं अपनी CSS के जरिए, ठीक है। तो CSS के अंदर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्लासेस वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बताई, तो आप हर उसके बाद आप क्लासेस लगाते हैं, आप आईडीज लगाते हैं, आप सिलेक्टर्स लगाते हैं। फिर इसके अंदर आपके पास चाइल्ड और पेरेंट भी आपके पास होते हैं CSS के अंदर। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी सिलेक्टर्स होते हैं, जो कि हम आने वाली सेशंस के अंदर हम उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम देखेंगे। और पूरी वेबसाइट को हम अपने तकरीबन 2-3 प्रोजेक्ट्स हम इसके बनाएंगे, जिसको मैं आपको प्रॉपर्ली इसका पूरा A to Z हम कंप्लीट करेंगे इसको, अलॉन्ग विद आपकी जो API इंटीग्रेशन है उसके साथ, ठीक है। तो
ये मैंने आपको कुछ बेसिक एचटीएमएल के टैग्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, हेड, नेव, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, फुटर, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको एक डिव का टैग मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। हेड के अंदर आप यहाँ पर अपना लोगो वगैरह लगाते हैं, लोगो, अपने नेविगेशन, जो आपके लॉगिन वगैरह के आइटम्स होते हैं, जो भी आपके पास हेड, जो टॉप बार के अंदर जो आपको लगाना होता है उसके अंदर आप वो आप यहाँ पर हेडर के अंदर लगाते हैं। फिर उसके अलावा आप यहाँ पर सेक्शंस लगाते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पर जो आईडी बताई है, आईडी का मतलब ये मैंने आपको बताया था कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपका, ठीक है। अब ये आप इस तरह की चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, एक सिंगल पेज है, उस पेज के ऊपर आपके पास हेडर फॉर एग्जांपल एक होता है, हेडर आपके मल्टीपल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हेडर के अंदर आप यहाँ पर आईडी यूज़ कर सकते हैं, आईडी हेडर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर फुटर है, तो फुटर पे जाहिर है कि आपके एक पेज के ऊपर एक फुटर होता है, तो आप यहाँ पर फुटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है कि आप अपने आइडेंटिफायर जो आपके होते हैं वो आप जो आपके यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं वो आप यहाँ पर आईडी के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो सेक्शन आपके होते हैं, सेक्शन आपके मल्टीपल सेक्शंस आपके एक पेज के ऊपर हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं तो ये आपको एक सेक्शन आपको ये नज़र आ रहा है पूरा, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप यहाँ पर जाएं तो ये आपको सेकंड सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, फिर नीचे आप जाएं तो ये आपको थर्ड सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल सेक्शंस आपके पास यहाँ पर बने हुए होते हैं। तो इसलिए हम सेक्शन को यूनिक आइडेंटिफायर नहीं देते हैं, क्योंकि सेक्शन आपके पास एक पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सेक्शन को आइडेंटिफायर हम यहाँ पर नहीं देते हैं, जो कि आप आईडी हम यहाँ पर नहीं देते हैं, तो जो कि आपका यहाँ पर यूनिक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास जी, आज के टॉपिक के अंदर हम HTML और CSS का जो हमने जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद कल के सेशन के अंदर मैं आपको कुछ नई चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, ठीक है। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? अच्छा, इसका पैटर्न जो है वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि पैटर्न जो है वो इसका आप क्या फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पर कोई डिफरेंट डिज़ाइन हो, मैं आपको यहाँ पर कुछ डिज़ाइन में यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। जो इसका पैटर्न होता है वो पैटर्न आप डिफरेंट तरीके से आप फॉलो करते हैं, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आपके जो HTML CSS के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से पूरे पूरे वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ अभी डिज़ाइंस मैं आपको यहाँ पर दिखाने लगा हूँ। वो डिज़ाइंस के अंदर आपका यहाँ पर क्या है कि आप उन डिज़ाइंस के हिसाब से आप अपने पैटर्न को आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का जो पैटर्न है वो ये है कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पर टॉप बार आ रही है, फिर टॉप बार के बाद आपके पास यहाँ पर हेडर आ रहा है एक, फिर हेडर के पीछे आपके पास ये पूरी एक स्लाइड आ रही है जो कि आपका स्लाइडर है, ठीक है। फिर इसके नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके अलग अलग आपके पास सेक्शंस यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह का पैटर्न आप यहाँ पर अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप यहाँ पर बनाते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर दूसरी वेबसाइट अगर आप यहाँ पर देखें तो उसके पैटर्न्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास एक और वेबसाइट है, ठीक है। एक दो वेबसाइट्स में आपको और यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये वेबसाइट है। तो ये कुछ वेबसाइट्स मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न का आपको आइडिया हो कि पैटर्न आप किस तरीके से आप इसके अंदर बनाते हैं, क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं पैटर्न्स के अंदर। अब जैसे कि ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वेबसाइट का जो पैटर्न है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसको नॉर्मल वेबसाइट से आप कंपेयर करें तो मतलब जो आप दूसरी वेबसाइट जो मैंने यहाँ पर ओपन करी है अगर आप इससे इनको इसको कंपेयर करें तो ये पैटर्न्स आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अब ये वेबसाइट है, इसका पैटर्न आपका डिफरेंट है और इस वेबसाइट का पैटर्न आपका डिफरेंट है। पैटर्न मतलब ये है कि जो आपको स्ट्रक्चराइज जो आपको अपनी मोबाइल अपने आपके वो वेबसाइट को करना है वो वेबसाइट के पैटर्न आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं।
लेकिन नॉर्मली आपके पास कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, वो ये है कि आपके पास एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, बीच में उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, फिर हर सेक्शन के अंदर उसकी कुछ डिटेल्स होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रॉज होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉलम्स और रॉज आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर आप एक सेक्शन को देते हैं, तो सेक्शन को आप इसको एज अ रॉ आप इसको काउंट करें, और रॉ के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक सेंटर्ड सेक्शन होता है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक सेंटर्ड सेक्शन है, फाइंड फाइंड से लेके इसकी